देखिए आज की क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे और ये बेसिकली अब इस पार्ट का जो ये जो फेज चल रहा है सर्किट से पहले जितने टॉपिक्स हैं वो उसका लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, लास्ट लेक्चर। इसके बाद सर्किट शुरू होगा, ठीक है। तो जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अब इसके बाद बिल्कुल इजी है, मतलब सर्किट में आपको करंट निकालना होगा, पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, यही चीज़ आएगा, फिर हीटिंग इफेक्ट, फिर उसके बाद पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो अब ये वाला लास्ट है, इसको बस बिल्कुल आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा, बिल्कुल क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस के साथ, पूरी थियरी के साथ, ठीक है। तो अब देखिए इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दो मैंने रॉड लिए, कंडक्टर्स लिए और उनको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, सीरीज़ में मैंने कनेक्ट कर दिया। तो पहले हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। तो पहले इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक्स बता दूं कि अगर टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर है तो अगर वही किसी रॉड की रेजिस्टेंस आर है तो वही हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया एट टी टेम्परेचर पे वही रेजिस्टेंस हो जाएगा आर 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, ऐसे लिखेंगे। मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस उस टेम्परेचर पे टी नॉट टेम्परेचर, फिर 1 प्लस डेल्टा टी जितने का डिफरेंस है, मतलब टी टेम्परेचर पे लिखने का तरीका होता है, ठीक है। इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो बस इसी का यूज करके हम लोग सारा काम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा बस, तो टी नॉट टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस R1 है और टी नॉट टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। तो इसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R1 प्लस R2 होगा और मुझे इन दोनों का कॉम्बाइन मतलब अल्फ़ा इफेक्टिव निकालना है, ठीक है, वो निकालना है मुझे, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे निकालनी है, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो टी नॉट टेम्परेचर पे R1 था, R2 था, तो अब टी टेम्परेचर पे हो लिखेंगे हम लोग इनिशियल रेजिस्टेंस R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है, टी माइनस टी नॉट, ठीक है। अब ये लिखेंगे इसका इनिशियल रेजिस्टेंस R2 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये लिखने का तरीका है। फिर अब इसी का इस टी टेम्परेचर पे ही इक्विवेलेंट लिखेंगे कि पहले था टी नॉट टेम्परेचर पे इक्विवेलेंट कितना था R1 प्लस R2, तो पहले टी नॉट टेम्परेचर पे R इक्विवेलेंट था, तो फिर अब टी टेम्परेचर पे R इक्विवेलेंट हो जाएगा R इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ऐसे लिखेंगे। भाई इसका भी तो चेंज होगा, टी टेम्परेचर पे अगर इनिशियल इसका लिखा तो टी टेम्परेचर पे इनिशियल इसका प्लस 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बिल्कुल मतलब आराम से, बिल्कुल ठीक है। अब बस देखते जाइए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे इसका लिखा तो वैसे ही इसका लिखेंगे। तो चलो लिख लेते हैं आर इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस फिर ये रेजिस्टेंस ये पूरा, ये प्लस और ये प्लस, जैसे ये हुआ है, ठीक है। R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस इसका रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये डेरिवेशंस आपके मतलब संतुष्टि के लिए कि चीज़ें आई कहाँ से, ठीक है। लास्ट रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिएगा इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट अल्फ़ा, एक सेकेंड, यहाँ पे अल्फ़ा इफेक्टिव लिखेंगे ना, अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा टी, राइट, ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो R1 प्लस R1 अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस R2 प्लस R2 अल्फ़ा डेल्टा टी, बस कुछ नहीं किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। चलिए अच्छा, अब मुझे बताइएगा, थोड़ा गौर से देखते जाइएगा, R इक्विवेलेंट अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा टी इक्वल टू R1 प्लस R2, इसको साथ लिख रहे हैं, फिर R1 अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस R2 अल्फ़ा डेल्टा टी, इसको ये लिखा, इन दोनों को साथ लिखा, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसकी जगह पे पूरा आर, ये जो है ये दोनों बराबर है ना,
आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इसकी जगह पे आर इक्विवेलेंट लिख देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। फिर आर इक्विवेलेंट अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा टी जो बच रहा है उसको लिख देते हैं R1 अल्फ़ा 1, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे अल्फ़ा 1 होगा, इसका अल्फ़ा 2 होगा, ठीक है, ये देखते जाइएगा। और यहाँ पे अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा टी, ठीक है, थोड़ी सी नोटेशन पे ध्यान दीजिएगा, अगर मुझसे छूट भी जाता है तो आप बस उसको, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस R2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्या है कि इसमें डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, इसमें से दोनों में है तो बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालेंगे तो डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ओके, कैंसिल आउट हो गया, तो अब लिखेंगे अल्फ़ा इफेक्टिव इक्वल टू R1 प्लस अल्फ़ा 1 R2 इंटू अल्फ़ा 2 बाई आर इक्विवेलेंट नीचे आएगा तो वो R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो R1 प्लस R2। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया सीरीज का, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। ऐसे अल्फ़ा इफेक्टिव लिखेंगे, ये 2 का है, ठीक है। क्या लिखेंगे, R1 इंटू अल्फ़ा 1, फिर दूसरे का R2 इंटू अल्फ़ा 2, फिर नीचे जो होगा R1 प्लस R2, दोनों का रजिस्टेंस, तो अल्फ़ा इफेक्टिव मेरे पास निकल आएगा, ठीक है। चलिए, ये तो काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी ईजी है। थोड़ा सा अब इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा इसको और समझाते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये क्या है कि अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, टी नॉट टेम्परेचर पे R1 और R2 दिया हुआ है, फिर मैंने टी टेम्परेचर बढ़ाया, टी टेम्परेचर बढ़ाते ही इसका रजिस्टेंस R इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा 1 लिखा, फिर वैसे ही इसका लिखा टी टेम्परेचर पे, फिर वैसे ही इसका लिखा टी टेम्परेचर पे, फिर जैसे इसका R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 लिखा, इसी तरीके से इस ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस ये वो लिखा, बस इसका मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। R इक्विवेलेंट ये कट गया क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, फिर ये आ गया आंसर, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है, और आपको ये याद भी नहीं रखना है, ये करना भी नहीं है, ठीक है, आपको रिजल्ट याद रखना है, इसी से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। नोट कीजिए एक बार, ओके। तो देखिए, इसी को हम जनरलाइज करने वाले हैं। जनरलाइज का मतलब है कि अल्फ़ा इफेक्टिव जो अभी हम लोगों ने लिखा है सीरीज़ का, लिखा है यहाँ पे R1 था और ये R2 था, तो R1 अल्फ़ा 1 प्लस R2 अल्फ़ा 2 ये था, फिर R1 प्लस R2, ठीक है। चलो, ये चीज़ जो है 2 के लिए है भाई, 3 के लिए होगा तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे लिखेंगे, ठीक है। तो 3 के लिए देखिए, 3 के लिए, 4 के लिए वैसे ही, तो R1 प्लस अल्फ़ा 1 R2 प्लस अल्फ़ा 2, उसी का रजिस्टेंस, उसी का अल्फ़ा, फिर अगर तीसरा हुआ तो R2 अल्फ़ा 3 सॉरी R3, ठीक है, उसी का अल्फ़ा 3, तो वैसे ही 4 होगा तो R4 अल्फ़ा 4, ठीक, वैसे ही वैसे डॉट डॉट Rn होगा, फिर अल्फ़ा n, इसको जनरलाइज कर दिया मैंने, ठीक है। फिर बटा नीचे वाला, फिर वैसे ही R1 प्लस R2 प्लस R2 R3 प्लस R4, ठीक है, वैसे चलता जाएगा बिल्कुल, और ये Rn तक, ठीक है। ये फॉर्मूला, और ऐसे आपको 2 ही तक यूज़ होगा, मतलब बस ऐसे बता रहे हैं कि कुछ छूटे ना बस आपको, बस, ठीक है। अब इसी को लिखने का तरीका एक और होता है मैथमेटिक्स में, अल्फ़ा इफेक्टिव सीरीज़ को, ये जो लिखा है ना, ये समेसन है, और समेसन को हम लोग मैथमेटिक्स में सिग्मा से डिनोट करते हैं, और फिर ये जो है R है, R अल्फ़ा ऐसे लिख देते हैं, ठीक, और फिर ये जो है समेसन R, ठीक है। और ये कहाँ से 1 से लेकर के n तक तो वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसे ही बस इतने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे R अल्फ़ा, तो यहाँ पे R अल्फ़ा 1, इसको, इसका मतलब ये है कि इसका समेसन, फिर इसका समेसन, इसका समेसन, सबका समेसन है, ऐसे दिखा दिया शॉर्ट में, फिर नीचे वाले का शॉर्ट में सिग्मा R से दिखा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं,
ठीक है, अब इसको ठीक से नोट कीजिए। फिर उसके बाद अब इसके केसेस पे आते हैं, डिफरेंट केसेस पे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बुक्स में नहीं है। अगर बुक्स में आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज़ें नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। फिर क्वेश्चन मिलेंगे तो फिर होंगे कैसे, उसकी थ्योरी बनानी पड़ती है पहले से, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंट केसेस देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको पहले ये देखेंगे कि अल्फ़ा इफेक्टिव जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अल्फ़ा इफेक्टिव जब निगेटिव होगा तो क्या होगा, और अल्फ़ा इफेक्टिव जब जीरो होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो तीनों का कंडीशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो अगर अल्फ़ा इफेक्टिव अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा 1 पॉजिटिव हो सकता है और अल्फ़ा 2 भी पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों मिलकर के पॉजिटिव होंगे तभी ये पॉजिटिव होगा, ठीक। ओके, तो पॉजिटिव का मतलब सीधा ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये कंडक्टर का अल्फ़ा इफेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा इफेक्टिव पॉजिटिव है। इसका मतलब ही यही है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये कंडक्टर का अल्फ़ा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये पहला, इसमें पहली बात हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर ये पहली बात है तो अब दूसरी कंडीशन भी तो हो सकती है। हो सकता है कि ये वाली वैल्यू बड़ी हो, ये वाली वैल्यू बड़ी हो और ये वाली छोटी हो। कहने का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं, आप खुद ही सोचो कि अगर ये 10 है और ये -4 है तो तब भी 6 तब पर भी तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये क्या है, माइनस में है, यानी कि ये माइनस में है। इसका मतलब ये ऐसा तब होगा जब अल्फ़ा 1 पॉजिटिव हो, अल्फ़ा 1 पॉजिटिव हो और अल्फ़ा 2 निगेटिव हो। अल्फ़ा 2 निगेटिव हो तो इसका मतलब ये निगेटिव हो गया, लेकिन इसका जो दोनों का सम है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव होना चाहिए तभी तो इधर का पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि R1 अल्फ़ा 1 प्लस R2 अल्फ़ा 2 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव हम केस जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि R1 अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन R2 अल्फ़ा 2 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव है तो पहले से ही मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये निगेटिव है, तो उधर जा कर के ये कंडीशन बनेंगी सिंपल, क्योंकि इसको निगेटिव मैंने माना है एक को, तो उसको निगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगी, यानी कि ये चीज़ बड़ी होगी, इसमें से घटेगी तो थोड़ा अल्फ़ा इफेक्टिव कुछ आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। तो ये भी एक कंडीशन है पॉजिटिव की, ये वाला बड़ा हो, ये वाला थोड़ा छोटा हो, लेकिन जो है इसका कॉम्बिनेशन जो मतलब समेशन जो होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, राइट। ओके, ये तो पॉजिटिव वाले केसेस थे। अब आते हैं इसके जीरो वाले केसेस पे भी, ठीक है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव था, अब जीरो भी तो हो सकता है भाई, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो चलो पहले निगेटिव वाला कर लेते हैं, ठीक है, पहले निगेटिव वाला कर लेते हैं, फिर जीरो वाला करेंगे। अच्छा, ये निगेटिव हो सकता है, तो अगर निगेटिव होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब ये है, ये जो सिंपल सी बात मुझे सेमीकंडक्टर में देखने को मिलती है, तो ये जो अल्फ़ा सीरीज़ है ये सेमीकंडक्टर का हो सकता है, ठीक है। तो जब ये निगेटिव होगा तो ये निगेटिव तभी हो सकता है जब ये निगेटिव हो और ये निगेटिव, यानी कि दोनों वैल्यूज़ निगेटिव, यानी कि ये वैल्यू अगर -4 है तो ये -6, यानी कि दोनों मिलकर के -10, तो यानी कि दोनों ही निगेटिव, यानी कि दोनों निगेटिव तब हो सकते हैं जब अल्फ़ा 1 भी निगेटिव हो और अल्फ़ा 2 भी निगेटिव हो, तब हो सकता है। तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो तब पर भी ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 निगेटिव होने पर इसका अल्फ़ा इफेक्टिव भी निगेटिव होगा। चलो ठीक है भाई, ये भी समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि R1 अल्फ़ा 1 प्लस R2 अल्फ़ा 2 लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये निगेटिव होगा तभी तो इधर की वैल्यू निगेटिव होगी, ठीक है।
अब देखिए ये वाला चीज़ होगी। अब दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि अल्फ़ा 1 पॉजिटिव हो और अल्फ़ा 2 निगेटिव हो। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू जो है पॉजिटिव हो और ये निगेटिव हो, लेकिन ये निगेटिव में कुछ ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये इसका मतलब है कि R1 अल्फ़ा 1 और R2 अल्फ़ा 2 इसका निगेटिव होना चाहिए ना, सम निगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो निगेटिव वाली वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसका निगेटिव आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ये वाला जो वैल्यू है माइनस में कुछ ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और ये थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है माइनस में है तो माइनस वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तभी माइनस वहाँ पे रखेंगे तो -10 आएगा कुछ, और ये कुछ क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यानी कि मैं कहूँगा कि 6 - 10 होगा तो क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। ये बड़ी आसान सी बात है, ठीक, ओके, कोई बात नहीं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन अब जो शुरू होने वाली है। ये तो बस ऐसे ही बस बता दिया गया है। अब हो सकता है क्या, जीरो, भाई जीरो भी तो हो सकता है। तो जब ये जीरो होगा तब कंडीशन क्या होगी, तो अब सुनिएगा। जब जीरो का पहले सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं कि जब अल्फ़ा इफेक्टिव जब जीरो होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इसके तो फिर कौन सा मटेरियल हो सकता है, एलॉय हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका नियरली ज़ीरो होता है, ज़ीरो नहीं होता है पर नियरली ज़ीरो होता है। तो एलॉय का, ये एलॉय का कंडीशन है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, जब अल्फ़ा जीरो होगा, ठीक है। क्यों, अच्छा थोड़ा सा क्यों ऐसा होगा, आप खुद ही सोचो कि R1 अगर 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी है, ठीक है, और ये कुछ R1 डैश है मैंने लिखा, तो भाई अब ये जीरो है तो आप खुद ही सोचो ये क्या होगा, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल ही होगा ना। तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो वाला जो चीज़, जो टर्म बढ़ाने वाली वैल्यूज थी वो क्या हो गई, जीरो हो गई। यही टर्म जो है इंक्रीज करती थी, इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे रेजिस्टेंस में। अगर ये निगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस में डिक्रीमेंट होगा, तो वो निगेटिव तब होगा जब सेमीकंडक्टर होगा, और पॉजिटिव होगा जब कंडक्टर होगा, ठीक है। बड़ा आसान सी बात है ये। तो जीरो है, जो जीरो है इसका मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहले ये लिख लेते हैं, अल्फ़ा इफेक्टिव इक्वल टू सीरीज वाला है R1 अल्फ़ा 1 R2 अल्फ़ा 2, ठीक है, R1 + R2, ठीक, जीरो। तो अब ये वैल्यू जीरो होने वाली है, तो इसका मतलब इधर की वैल्यू भी जीरो होगी। तो इसका मतलब ये है कि R1 अल्फ़ा 1 + R2 अल्फ़ा 2 R1 + R2 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो ये इधर गया वो जीरो हो गया, तो इसका मतलब R1 अल्फ़ा 1 + R2 अल्फ़ा 2 इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये है कि R1 अल्फ़ा 1 इक्वल टू R2 अल्फ़ा 2, ये माइनस में उधर चला जाएगा, इसको उधर भेजा, तो हम इसको लिख सकते हैं R1/R2, यानी R1/R2 इक्वल टू अल्फ़ा 2/अल्फ़ा 1 माइनस में, क्योंकि माइनस की वैल्यू वहीं पे रहेगी, इसको नीचे लाया। तो ये कंडीशन होती है जीरो की, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू सीधा जीरो रख दिया, कंडीशन चली जाएगी, ठीक है। और ये क्या, एलॉय की, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये एलॉय की कंडीशन है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो रॉड हैं, एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा है और एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट -बीटा है, और ये दिया हुआ है कि टेम्परेचर के साथ इनका कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फ़ा इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो अल्फ़ा इफेक्टिव मतलब जीरो होगी, तभी ऐसा हो रहा होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है दोनों कॉम्बिनेशन का। तो इसका कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है कि इनका अल्फ़ा इफेक्टिव जो है वो जीरो है, ठीक है। एक का अल्फ़ा है और दूसरे का -बीटा है। तो बस सिंपल सी बात है, इसको हमें सॉल्व करना है, बिल्कुल जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर जो है टाइम के
टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो चलो लिख लेते हैं, पहले अल्फ़ा इफेक्टिव लिख लेते हैं। अल्फ़ा इफेक्टिव लिखेंगे तो एक्चुअल में अल्फ़ा इफेक्टिव लिखेंगे तो R1 अल्फ़ा माइनस R2 बीटा, मैंने माइनस बीटा, और फिर क्या होगा R1 प्लस R2। और क्या हो रहा है, टाइम के साथ इसका चेंज नहीं हो रहा है अल्फ़ा इफेक्टिव, यानी कि पहले जितना था बाद में भी उतना ही है। तो ऐसे तभी हो सकता है जब उसका अल्फ़ा इफेक्टिव 0 हो। तो ये क्या है, 0 है। तो ये 0 है तो यानी कि ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी तभी 0 हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि R1 अल्फ़ा माइनस R2 बीटा इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब ये है कि R1 अल्फ़ा इक्वल टू R2 बीटा, या फिर R1 बाई R2 इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा। सिंपल हो गया आपका, ठीक है। अब आंसर मैच करा लीजिए आपका कौन सा है, शायद डी पार्ट होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है, मतलब टॉपिक बहुत इजी है, मतलब अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मतलब रुक ही नहीं सकते आपके। अब ये चीज़ें अगर अल्फ़ा इफेक्टिव आपने पैरेलल और सीरीज कभी पढ़ा ही नहीं है तो आपको ये अजीब लग रहा होगा, ये क्वेश्चन कैसे अल्फ़ा बीटा आ रहा है और ये कैसे होगा। सारी चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो मैंने दो रॉड हैं, दोनों को पैरेलल हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो फिर उसका अल्फ़ा इफेक्टिव मुझे निकालना है। तो मान लेते हैं कि अल्फ़ा इफेक्टिव इसका ऐसे लिखा जाएगा कि आर इफेक्टिव उसका ऐसे लिखेंगे। तो देखिए टी नॉट टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, और टी नॉट टेम्परेचर पे ये है अल्फ़ा इफेक्टिव है, ठीक है। तो अब इसको हमने पैरेलल में है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिखेंगे इनिशियल रेजिस्टेंस R1 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी, फिर ठीक उसी तरीके से R2 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, ठीक उसी तरीके से इसका इनिशियल रेजिस्टेंस यानी कि R इफेक्टिव टी नॉट टेम्परेचर पे 1 प्लस अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा टी, ये होगा, ठीक। अब जैसे इसको जोड़े हैं R इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई आर 1 बाई R2, तो ठीक वैसे इसको भी जोड़ेंगे। ये क्या, ये कब है, कब हम कॉम्बिनेशन टी नॉट टेम्परेचर पे, अब हम करेंगे टी टेम्परेचर पे, ठीक है। तो टी टेम्परेचर पे लिखने वाले हैं हम, क्या लिखेंगे, अब देखिए क्या लिखेंगे, दिस 1 बाई दिस इज इक्वल टू 1 बाई दिस 1 बाई दिस, जैसे जैसे ये है वैसे ही इसको लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे जगह काफ़ी स्पेस चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और बिल्कुल कैलकुलेशन जो है इसका बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी इजी है। मुझे लगता है कि मतलब शायद उससे भी ज़्यादा इजी है, मतलब प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी इजी है, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ, बस इस चीज़ को रख रहा हूँ, ठीक है। और जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है वो पहले लिख लेते हैं इधर। 1 बाई आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2, ठीक है। चलो कोई बात नहीं,
चलो तो लिखते हैं 1 बाई आर इफेक्टिव 1 प्लस अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा टी। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे याद नहीं रखनी है, रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। फिर 1 बाई ये वाला, ठीक, फिर 1 बाई ये वाला, ठीक है। फिर क्या करना है, अब देखिए जो ये नीचे है ना इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये लिखेंगे आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा टी माइनस 1। ऊपर जाएगा -1, क्या होता है कि 1 बाई एक्स है, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पावर ऊपर माइनस में हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है। तो 1 बाई R1 को एज इट इज़ 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी -1 प्लस 1 बाई R2 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी -1, ठीक है, ये होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे बाइनोमियल लगेगा। बाइनोमियल का मतलब ये है कि 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ऐसा कब लिख सकते हैं, जब x की वैल्यू 1 से काफ़ी छोटी हो, और ये तो 1 से काफ़ी छोटी होती है ना, अल्फ़ा तो बहुत वैल्यू छोटी होती है, 1 से काफ़ी छोटी होती है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम यहाँ लगा सकते हैं। तो बाइनोमियल क्या होगा, पावर कूद के अंदर चली आएगी, तो आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 माइनस, ऐसे -1 अंदर चला आएगा, ठीक वैसे ही 1 बाई R1 1 माइनस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस 1 बाई R2 1 माइनस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, ये होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आर इफेक्टिव माइनस अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा टी बाई आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई R1 माइनस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी बाई, आप देख रहे हो ना कितना कैलकुलेशन ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे माइनस अल्फ़ा 2 R2 डेल्टा टी, बस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, उसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। अब देखिएगा 1 बाई आर इफेक्टिव माइनस अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा टी आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस इसको और इसको साथ में रखते हैं 1 बाई R2, ठीक। फिर माइनस अल्फ़ा 1 R1 डेल्टा टी माइनस अल्फ़ा 2 R2 डेल्टा टी, ऐसे होगा। अच्छा, इसमें से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखो, ये जो है इसके इक्वल है, इक्वल है, तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गई तो मुझे थोड़ा सा ऊपर मिटाना पड़ेगा, आप एक बार नोट कर लो, ठीक है, आप एक बार नोट कर लो। आपने नोट कर लिया होगा, तो अब ये ऊपर का मिटाते हैं। लंबा आपको भले से लग रहा है पर है बहुत इजी। अब मैं इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट सीधा फार्मूला ही लिख देना चाहिए वैसे, लेकिन बस एक होता है ना कि हुआ कैसे, वो चीज़ें आपको रिग्रेट मतलब रहे ना कि हाँ ऐसे आया है। R1, अच्छा डेल्टा टी को कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, प्लस अल्फ़ा 2 R2 और डेल्टा टी बाहर निकाल लेते हैं, और माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से डेल्टा टी कॉमन निकाल लिया, फिर माइनस भी कॉमन निकाल लिया, तो और यहाँ पे माइनस है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब लिखेंगे अल्फ़ा इफेक्टिव इक्वल टू आर इफेक्टिव मतलब बाई फिर अल्फ़ा 1 R1 प्लस अल्फ़ा 2 R2, ये होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अल्फ़ा इफेक्टिव, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई R1, मैं चलो यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ पहले डायरेक्ट ही। वहाँ पे देखिए
इसको लिख सकते हैं 1/r इफेक्टिव को, इसको लिख सकते हैं एलसीएम ले लेंगे R1 R2, फिर R1 से R2 कैंसिल होगा तो ऊपर R1 प्लस R2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1/r की जगह पे हम वो लिख सकते हैं क्या, R1 प्लस R2 इक्वल टू α1 R1 α2 R2। ठीक है, ओके। अब कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसको उधर भेजते हैं और इसको नीचे लाते हैं। ठीक, इसको भी हम क्या करते हैं ना कि इसको भी एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसको एलसीएम लेंगे तो R1 R2 होगा इसका एलसीएम, फिर R1 से R2 कैंसिल होगा तो फिर यहाँ पे R1 से R1 कैंसिल होगा तो R2 बचेगा, R2 इंटू α1 प्लस, फिर इससे कैंसिल होगा तो ये बचेगा तो α2 R1। ठीक है, अल्फ़ा इफेक्टिव 1/R1 फिर R1 प्लस R2 बिल्कुल अब होने वाला है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो मेरे पास बच के आ रहा है थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। फिर इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो अल्फ़ा इफेक्टिव इक्वल टू लिखेंगे R1 α1 सॉरी अल्फ़ा नहीं α2 है। ये देखो मैंने पहले इसको लिखा है। ठीक है, R1 α2, फिर अब इसको लिखेंगे प्लस R2 α1। ठीक, फिर अब देखो ये लिखा, फिर अब नीचे ये आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये मेरे पास किसका हो गया, पैरेलल का। ध्यान रखिएगा ये पैरेलल का है। अच्छा, उसमें और इसमें क्या अंतर है? ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसमें इसमें अंतर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। बिल्कुल आपको साफ नज़र होगा कि अगर सीरीज़ होता ना, सीरीज़ होता तो वो होता है R1 α1 प्लस R2 α2 बाई R1 प्लस R2। ये होता है, ये होता है। क्या होता है कि जो जिसका रेजिस्टेंस है उसी का अल्फ़ा सीरीज़ में, और इसमें क्या है कि उस जिसका रेजिस्टेंस है उसका नहीं, उसके सामने वाले का, मतलब दूसरे वाले का अल्फ़ा लेंगे और फिर उस जिसका लेंगे फिर उसके बाद वाले का, मतलब जिसका रेजिस्टेंस है उसका अल्फ़ा नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं आप? ठीक है, इसमें ये अंतर है। तो पैरेलल वाले में ध्यान से लिखना है, सीरीज़ वाले में बिल्कुल ईजी है। और बस सीरीज़ वाले में बस इसी को चेंज कर देना, अल्फ़ा को चेंज कर देना। लेकिन ये 2 के लिए तो काफ़ी आसान है, 3 के लिए आएगा, 4 के लिए आएगा तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उसके लिए देखिएगा क्या तरीका होता है, देखिएगा। ठीक है, तो आपको अंतर समझ आया? आपके लेवल पे इसी से काम चल जाएगा, 2 ही से ही काम चल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। आपके लेवल पे 2 ही से काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी चलो हम लोग आगे वाला भी कर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 1/r से डिवाइड कर देते हैं। ये तो सीरीज का है, अल्फ़ा इफेक्टिव अब जो लिखने वाले हैं पैरेलल में 1/r1 1/r2 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे भी डिवाइड होगा, फिर इसके नीचे भी डिवाइड होगा, मैंने क्या किया 1/r से इस ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1/r से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल यही किया है मैंने। थोड़ा ठीक से बता देते हैं आपको, पैरेलल यहाँ पे दिखा करके इसको चेंज करके मैं आपको बता दूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1/r1 से और यहाँ पे 1/r1 से थोड़ा सा फार्मूला बनाना है मुझे, ऐसे मल्टीप्लाई किया। तो मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये यहाँ आएगा, फिर एक बार यहाँ आएगा, फिर एक बार ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आ गई। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था थोड़ा। फिर क्या करना है, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, इससे ये। तो अब जो बचेगा थोड़ा सा दिखेगा, बिल्कुल एक पैटर्न में आ रहा है मेरे पास पैरेलल का। वो जाए α1 बाई
कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये कटा। हाँ तो ये देखो, ये पहले लिख रहे हैं, यहाँ पे अल्फ़ा 2 होगा ना, क्योंकि ये R1 और अल्फ़ा 2 होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो ये लिख रहे हैं अल्फ़ा 1 और ये R1, ये प्लस फिर ये लिखेंगे अल्फ़ा 2 R2, ठीक। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये वाला लिखा, फिर ये मेरे पास आ गया। तो आप यहाँ पे देखो पैटर्न आप समझ में आ गया कि ये अल्फ़ा 1/R1 मतलब उसी का, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस मेरे पास बस आ रहा है डिवीज़न में आ रहा है, पैरेलल में डिवीज़न में आ रहा है, ठीक है। उसी का अल्फ़ा लेंगे पर उसी का रेजिस्टेंस लेंगे, लेकिन नीचे लेंगे उसी का, ठीक है। और ये पैरेलल में हम जानते ही हैं आर इक्विवेलेंट है, ये आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा इफेक्टिव पैरेलल में समेसन क्या, अल्फ़ा बाई आर और फिर समेसन 1/R, ये होगा, ठीक है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब चीज़ को ठीक से समझ लीजिए पर अच्छे से। इसी के फार्मूले 2 हैं। अब ये 2 के लिए लिखा है मैंने, अब वो क्या है, कईयों के लिए है, मतलब ये प्लस 1 का, 2 का, फिर 3 का, n का लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे वैसे ही n का लिख सकते हैं। तो फिर 2 के लिए ये भी सही है, मतलब इसी को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिखा, फिर उसी को ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले इस तरीके से हैं, ठीक है। तो अब मुझे याद कौन सा रखना है, तो मुझे तो पता है, मैं आपको ये कहूँगा कि ये पैरेलल वाला ये याद कर लो और ऐसे भी याद करके रखना, ठीक है। आपको ऐसे भी याद करके रखना और सीरीज़ वाला आपको याद तो है ही है, ठीक है। अब मिटाते हैं। अब देखिए उसी में बिल्कुल सीरीज जैसे 3 कंडीशन बनेंगे कि ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव का मतलब इसका आर इक्विवेलेंट इंक्रीज कर रहा होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, आर इक्विवेलेंट इंक्रीज कर रहा होगा। फिर यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा होगा क्योंकि निगेटिव है अल्फ़ा इफेक्टिव। और फिर 0 होगा तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट कांस्टेंट होगा, मतलब पहले जितना था बाद में भी उतना ही होगा, ठीक है, अब कांस्टेंट होगा, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और ये किसका है, एलॉय का है, ठीक है। बार बार मतलब रिवाइज हो जाएगा, आपको इस वजह से बता रहे हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए अब ये IEEE में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बिल्कुल ये अब आपको ये दिख रहा होगा कि सिलेबस के बाहर नहीं है, ठीक है, ये सिलेबस में ही है। अगर ये थ्योरी हमने ना पढ़ी होती तो ये फिर क्वेश्चन होने वाला हमसे नहीं था, ठीक है। तो देखिए अब पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है कि दो कंडक्टर हैं, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है लेकिन अल्फ़ा अलग अलग, एक का अल्फ़ा 1 है, एक का अल्फ़ा 2 है, और किसी तरीके से इनका रेजिस्टेंस सेम है। तो जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको कह रहा है कि एक बार टी डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे उनका रेजिस्टेंस आर था, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद से उनका रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो जब एक बार सीरीज़ में क्या लिखा जाएगा उसका अल्फ़ा इफेक्टिव, फिर वही चीज़ पैरेलल में क्या लिखी जाएगी, और दोनों का मैंने वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक बार सीरीज़ में करके रखेंगे और एक बार पैरेलल में करके रखेंगे, दोनों का देखते हैं क्या वैल्यू आता है, ठीक है। तो चलिए मैंने क्वेश्चन को समझा दिया, अब उसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा, तो अब इसको लिखेंगे अल्फ़ा इफेक्टिव ऑफ सीरीज, वो होता है अल्फ़ा 1 उसी का रेजिस्टेंस प्लस अल्फ़ा 2 उसी का रेजिस्टेंस, फिर R प्लस R, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, R1 प्लस R2, ठीक है। फिर अल्फ़ा इफेक्टिव ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, R बाहर निकल आएगा तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये क्या है 2R, ठीक है। इजी इस वजह से क्योंकि तरीका जो हमने पढ़ा है ना इसी तरीके से कीजिएगा, इसके सिवाय अगर कोई तरीका अगर अपनाया आपने तो फिर क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। फिर अपने डिफरेंशिएशन लॉग वोग ले करके भी लोग करते हैं, हो ही नहीं सकता उस पे क्वेश्चन, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर अल्फ़ा इफेक्टिव
सीरीज अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। बहुत आसानी से देखो मैं सॉल्व करूँगा भाई, मेरा सोल्यूशन कभी कठिन होगा ही नहीं, तुम देख लेना। बस यही सोल्यूशन आपको फॉलो करना है, ठीक है। आसानी से हमें वही रास्ता अपनाना है जिससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए भाई। कठिन तो वैसे ही है, ठीक है। मुझे इजी करना है इसको, बस यही मेरा मोटिव है। अल्फ़ा इफेक्टिव ऑफ सीरीज हो गया, अब अल्फ़ा इफेक्टिव ऑफ पैरेलल। तो फिर क्या है इसमें, जिसका रेजिस्टेंस लेंगे उसका हम अल्फ़ा नहीं लेंगे, तो जिसका अल्फ़ा लेंगे उस दूसरे वाले का रेजिस्टेंस लेंगे, यानी कि अल्फ़ा 1 लेंगे और दूसरे वाले का आर लेंगे। लेकिन अब दोनों का क्या है यहाँ पे, मैं बच जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का सेम है। अगर सेम नहीं भी होता फिर भी हम कर लेते R2, फिर यहाँ पे क्या है R प्लस R, ठीक है। आप फार्मूला बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि रिवीजन ही आपको इससे बाहर नहीं आने वाला है, इतना मोर देन सफिशिएंट है, यकीन कीजिए आप। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 और ये 2R ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे अधिक की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये पैरेलल, ये होगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, तो दोनों तो सेम आ गए यार, पैरेलल का भी और सीरीज़ का भी। अगर दोनों का रेशियो लेते हैं तो 1:1 आएगा, दोनों बिल्कुल सेम है, ये भी जितना है वो भी जितना है। अगर मैं वो रेशियो नहीं पूछे हैं, दोनों का वैल्यूज़ पूछे थे, तो ए पार्ट आंसर होगा उसका, आप देख लेना। सीरीज अल्फ़ा इफेक्टिव ऑफ पैरेलल, अगर इसका 1/1 होगा, क्योंकि ये भी ऊपर उतना ही आएगा नीचे उतना, तो दोनों कैंसिल आउट होकर के ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो बहुत ईजी था क्वेश्चन, मतलब, और ईजी इस वजह से था जिस तरीके से हमने किया है ना, वही तरीका बिल्कुल आपको अपनाना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि सीरीज़ में जब है तो उसी का अल्फ़ा उसी का रेजिस्टेंस, बस उसका इसमें क्या करना है कि दूसरे वाले का रेजिस्टेंस और पहले वाले का अल्फ़ा, या फिर पहले वाले का अल्फ़ा दूसरे वाले का रेजिस्टेंस, ऐसे, ठीक है। आप नोट कर लो इसको ठीक से। देखिए क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि दो रॉड हैं, एक का रेजिस्टेंस R है और दूसरे का रेजिस्टेंस 3R है, और एक का अल्फ़ा है और दूसरे का 2 अल्फ़ा है, ठीक है। और दोनों पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे, और पैरेलल वाला फार्मूला लगा कर इसका अल्फ़ा इफेक्टिव निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये भी। और ऐसे आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कभी R होगा, 2R होगा, 3R होगा, अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग बदलेंगे, लेकिन जो तरीका है क्वेश्चन करने का बिल्कुल यही तरीका होगा, ठीक है। इससे डिफरेंट नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलो अल्फ़ा इफेक्टिव निकालते हैं पैरेलल का, क्योंकि दोनों पैरेलल में। तो अब क्या करेंगे, अल्फ़ा, अब इसका अल्फ़ा ले रहे हैं तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। इसका अल्फ़ा ले रहे हैं तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस लेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में है तो 3R, ठीक। और फिर अब इसका अल्फ़ा ले रहे हैं यानी कि 2 अल्फ़ा, तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे सोचो, ठीक है। और फिर क्या होगा, नीचे टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 3R, ठीक है, ऐसे पैरेलल में, ठीक। अब दूसरा वाला भी कर सकते हो, दूसरे वाले फार्मूले से भी, पैरेलल वाले का मतलब क्या था कि अल्फ़ा बाई वही चीज़ उतना ही आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, 3 अल्फ़ा R प्लस 2 अल्फ़ा R, अब ये क्या होगा 4 अल्फ़ा 4R, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 5 अल्फ़ा R इक्वल टू 4R, ठीक है। ये R कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्फ़ा इफेक्टिव ऑफ पैरेलल, ठीक है। देख रहा हो 2 ही लाइन में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, और एक अच्छे क्वेश्चन माने जाएंगे, मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बुरे क्वेश्चन नहीं है। क्या है 5/4 अल्फ़ा, ठीक है। ये एडवांस के बुक का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है कुछ नहीं है। तरीके से आप पढ़ोगे ना, सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सॉल्व हो जाने हैं, कुछ भी नहीं बचेगा आपसे। मैं कह रहा हूँ ना कि 180 बिल्कुल भी इजी है, अगर पूरा आपने ठीक से ऐसे पढ़ लिया ना, बिल्कुल 100% मैं बोल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा। बस आपको चीज़ें रिवाइज करनी है, पूरा आज ही जो पढ़ लिया ना उसको बिल्कुल, जो वो चैप्टर है उस दिन पूरा 5 से 6 बार बिल्कुल रिवाइज कर लो। चैप्टर इंड होते होते आपके 10 बार रिवीजन हो चुका होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे ना तो बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपको पीछे वाला जो चैप्टर है बिल्कुल आपके हाथ में है, ठीक है। आप नोट कर लो,
मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि बार बार रिवाइज़ कीजिए, ठीक है, बार बार रिवाइज़ कीजिए, बस यही बोल रहा हूँ, वही मस्ट है, इसके सिवा और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मेनली हम इसमें अल्फ़ा की बात कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है अल्फ़ा उसको निकालेंगे कैसे, उसके लिए फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे एक्चुअली में, मतलब सीधा फार्मूला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इसमें अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम मटेरियल जो है वो सेम ही है, मतलब सेम मटेरियल कैसे है कि मतलब अल्फ़ा चेंज नहीं हो रहा है ना, अल्फ़ा बिल्कुल एक ही है, तो उसी एक ही कंडक्टर का या फिर एक ही मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसके लिए ये फार्मूला है। तो देखिएगा, तो मान लीजिए उसका अल्फ़ा नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करेगा कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टेंस दे दी जाएगी, तो पूछेगा कि आपको बताइए अल्फ़ा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है कि R2 रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर T2 पर है, मतलब T2 टेम्परेचर पर R2 रेजिस्टेंस है उसी मटेरियल का, फिर उसी मटेरियल का T1 टेम्परेचर पे R1 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से उसको निकालेंगे R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 T2 माइनस T1। अच्छा, इसका डेरिवेशन बिल्कुल आसान है, आप देख भी सकते हैं बुक्स में अलग अलग, वो बिल्कुल यूजलेस है, करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब सुनिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके देखो मेथड्स बुक्स में आप देखोगे तो काफ़ी लेंदी मेथड्स हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चंस करने के। तो हम इसके शॉर्ट ट्रिक भी डिराइव करेंगे, ठीक है। तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि हम लंबे जो तरीका है उससे हट करके कैसे शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन बोर्ड के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, मैं कंपटीशन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब किया गया कि इसी जो फार्मूला ये दिया हुआ है, मैंने क्या किया कि T1 टेम्परेचर को कह दिया कि वो 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, ठीक है। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने कहा कि उसका रेजिस्टेंस R0 है, ठीक है। और फिर T2 टेम्परेचर पे यानी कि इसको ले लेते हैं R2 रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। T2 टेम्परेचर पे T डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे R2 रेजिस्टेंस और 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 रेजिस्टेंस। तो अब जो फार्मूला बन जाएगा मेरे पास, ठीक है, अलग फॉर्म है, वो कुछ नहीं, इसी फार्मूले से हो जाएगा, बस बुक्स में लिखा होता है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो T1 टेम्परेचर पे R0 यानी कि यहाँ R0 होगा, ठीक है। T2 पे R2 रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी R2 माना हुआ है, फिर बाई R0, ठीक, R0 यानी कि T1 टेम्परेचर पे R0, ठीक है। और T2 पे T है और माइनस 0 है, ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब इसको लिख लेंगे हम लोग R2 बाई R0 चीज़, ठीक है, ऐसे ये भी बन जाएगा। अच्छा, इसको चाहोगे तो हम उस स्टेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा R0 T फिर R2 बाई, अभी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, माइनस R0, ठीक। फिर उसके बाद करते क्या हैं कि R2 इक्वल टू R0 को इधर भेज देते हैं, फिर प्लस ये चीज़, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इसको लिख लेंगे R2 इक्वल टू R0 बाहर निकाल लेते हैं 1 प्लस अल्फ़ा T, ठीक है। तो बेसिकली वही फार्मूला है, वहीं से ये सारी चीज़ें आती हैं, इसी फार्मूले से। अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोग यूज करते थे डेल्टा T, यहाँ डेल्टा T, तो डेल्टा T ही है ये, बस वो 0 से डिफरेंस लिया गया है, ठीक है। देखो ना, 0 से डिफरेंस लिया गया है, बता देते हैं। डेल्टा T जो है वो यहाँ पे T माइनस ऐसे है, तो T लिख दिया गया है वहाँ पे, बेसिकली ये चीज़ बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको ठीक से नोट करिए, बिल्कुल कुछ नहीं है, बस फार्मूला है, बस इसमें कोई कॉन्सेप्ट हमने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है, अभी कुछ है ही नहीं। तो सीधा तरीके से ऐसे है फार्मूला, अब इसको नोट कर लीजिए। फिर अब इस पे क्वेश्चंस हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होंगे, मतलब उसी क्वेश्चंस में से घूम फिर करके आने वाले हैं, ठीक है। कोई आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
उसी में से आएंगे, मतलब वही क्वेश्चंस आएंगे या फिर बदल फिदल के इधर से आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करो। अब देखिएगा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ठीक से, फिर मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में कि पहले बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन है, बेसिक से लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, ठीक है। जितना रेजिस्टेंस है मान लेते हैं R0 है, तो किस टेम्परेचर पे, जितना 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना रेजिस्टेंस है, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा कि जितना रेजिस्टेंस R0 है तो कितना टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसके दोगुना रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। जितना 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है R0, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा कि रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसका 2 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाए। यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 टेम्परेचर है तो वही 2 R0 हो जाएगा किस टेम्परेचर पे, तो वो टेम्परेचर पूछा हुआ है उसने, ठीक है। किस टेम्परेचर पे उसका 0 डिग्री सेल्सियस के दोगुना रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा क्या ये हर कॉपर कंडक्टर के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैलिड होगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही क्यों, क्योंकि देखो अल्फ़ा जो है ना शेप और साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे जो अभी जो हम निकालेंगे, उस टेम्परेचर पे जो उसका अल्फ़ा होगा वो हर उसी टेम्परेचर पे सभी का अल्फ़ा, सभी कंडक्टर्स जितने होंगे, कितना भी शेप और साइज़ के हो, वही अल्फ़ा ही होगा, अल्फ़ा चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ है, शेप और साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है अल्फ़ा। दूसरे वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा वाला जो क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया वो मतलब आप ये समझ लो कि मतलब थियोरेटिकल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये तो बस ऐसे सॉल्यूशन से हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा कैसे होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, सब चीज़ दी। ये तो क्वेश्चन में जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ मैंने आपको बता दी, समझाने का ये तरीका है। तो अब देखते हैं कि अल्फ़ा कैसे निकलेगा, तो चलो निकाल लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर मुझे निकालना है, तो ठीक है। अब रखो यहाँ पे R2 जो है 2R0 और ये होगा R0, क्योंकि ये जो है R0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये T डिग्री सेल्सियस पे है, तो वो मुझे निकालना है। फिर यहाँ पे R0, ये यार पहले बता देते हैं कि ये R1 है, आप ये सोचो, और ये R2 है, ठीक है। और ये T-0, तो अल्फ़ा जो होगा ये 2R0 यानी कि ये, चलो सीधा लिख लेते हैं कि R0 फिर R0 T, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/T। बिल्कुल आसान है, मतलब बेसिक क्वेश्चन क्यों छोड़ेंगे यार। 1/T इतना आया, चलो ये आ गया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि T = 1/α, ये हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर उठा करके रखेंगे तो वो हो जाएगा T = 1/3.9 × 10⁻³ तो अब इसको मुझे याद है कि 256 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। मुझे याद है, क्योंकि मैं क्यों मतलब यहाँ पे डिवाइड करके टाइम वेस्ट करूँगा, ठीक है। तो आप बस कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे थोड़ा सा लिख लेते हैं। ऊपर जाओगा तो 1003.9, ठीक है। अब इससे इसे डिवाइड कर देना थोड़ा सा और भी, चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इसे डिवाइड करोगे तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। 256 कुछ ऐसे आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट करिए। दूसरे का क्या है आंसर कि अल्फ़ा जो है शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये इस टेम्परेचर पे जो अल्फ़ा की जो वैल्यू है, ठीक है, वो किसी भी साइज़ और शेप का अगर लेंगे तो हर उस कॉपर के लिए वही अल्फ़ा होगा, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा मतलब एक तरीक़े से कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। इसमें मतलब बुक्स में ये चीज़ नहीं है कि यार ये कैसे होगा, कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो बस ऐसे मैंने आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ट्रिक यूज कैसे हो रही है वो बताने के लिए बस
क्योंकि देखो ट्रिक में भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रिक ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम समझने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर इसके सिवाय अगर आप बुक वाला मेथड लगाते हो तो यकीन करो एक पेज का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और एक पेज के सॉल्यूशन को हम रिप्लेस करेंगे 2 लाइन में, ठीक है। तो वो कैसे रिप्लेस होगा आप वो देखते जाना, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देखने में काफ़ी छोटा होगा पर आपको यकीन करो काफ़ी समय आपका बचा देगा, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे तो पहले तो ये इसको उस फॉर्म में कर लेते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे R0 अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। ऐसे मैंने R0 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और R0 को मल्टीप्लाई किया तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो और थोड़ा रियलिस्टिक्स लिखा जाए तो ये R0 अल्फ़ा डेल्टा टी कुछ इस तरीके से लिखें प्लस R0 ऐसे। तो मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ एक्चुअल में RT वर्सेस डेल्टा टी के बीच का ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c का हम यूज करेंगे, ठीक। तो x की जगह पे डेल्टा t है, ये है, और ये पूरा क्या है m है, अच्छा, और ये क्या है पूरा c है, और ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको पूरा दिख रहा है कि y इक्वल टू mx प्लस c, और इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो c जो होता है मैंने बताया था बार बार कि वो इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे, वो कितना है R0 है, R0 से ग्राफ शुरू होगा, ठीक। और फिर उसका स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि R0 अल्फ़ा जो है मैंने मान के चल रहा हूँ कि पॉजिटिव है, कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसे बनेगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये बना, मैंने थोड़ा सा और लंबा बना दी, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो जो ग्राफ मैंने बनाया इसका स्लोप की बात करें तो R0 अल्फ़ा इसका क्या होगा स्लोप हो जाएगा, ठीक। तो चलो ये तो सबको समझ आता है कि पर ये ग्राफ बनाया मैंने क्यों, ठीक है। तो पहले तो ये समझ आ गया। अब देखिए ये स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक यहाँ ट्रायंगल इमेजिन किया, यहाँ ट्रायंगल इमेजिन किया, तो इसका जो थीटा है वही है। फिर मैंने एक यहाँ ट्रायंगल इमेजिन किया तो इसका भी थीटा वही है, और फिर यहाँ भी एक ट्रायंगल इमेजिन किया तो इसका भी थीटा वही है। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप सेम है, स्लोप कांस्टेंट है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। और स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो पहले इसको क्या लिखने की ज़रूरत है। अब इसमें मेन चीज़ आती है, मैं बताता हूँ आपको कि इसको मैंने माना डेल्टा T1 और इसको मैं मान रहा हूँ डेल्टा R1, ठीक है। अलग अलग ट्रायंगल में इसकी डिस्टेंस, और ये मानते हैं मैं आपको डेल्टा T2, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं डेल्टा R2, और ये डेल्टा T2। ठीक वैसे ही अगर मैं इसको कहूँ कि डेल्टा ये क्या है T3 और ये डेल्टा R3, तो लेकिन सभी का जो थीटा है सेम है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि टेन थीटा यानी कि स्लोप वो चेंज नहीं हो रहा है, और स्लोप चेंज नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या करूँगा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है डेल्टा R, पहले वाले ट्रायंगल का डेल्टा R1 और डेल्टा T1, यही होगा। अच्छा दूसरे ट्रायंगल के लिए वही हाल होगा, वही लिखेंगे डेल्टा R2 बाई डेल्टा T2, और तीसरे वाले ट्रायंगल के लिए भी वही हाल है, ये चीज़ है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब भी स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा ना, तो ये सभी चीज़ों के लिए अगर मैं V वर्सेस T भी लूँ, A वर्सेस T भी लूँ, तो यही कहानी बनेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डेल्टा R बाई डेल्टा T जो है वो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। बस इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट फॉर्म में, और कोई बड़ी बात नहीं है ये आप देख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे अलग अलग डेल्टा R1 की वैल्यू ले करके, यहाँ पे अलग डेल्टा T की वैल्यू, यहाँ पे अलग डेल्टा R की वैल्यू, और दोनों क्या होंगे कांस्टेंट होंगे क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। अच्छा स्लोप क्यों कांस्टेंट है,
थोड़ा और मतलब इस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आर नॉट अल्फ़ा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टेंस और अल्फ़ा दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से नोट करिए, आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका देखिए यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अगर बुक में आप देखोगे इसका सलूशन तो यकीन करो जो अभी करने वाले हैं, अभी आपको बता रहे, पहले इसको नोट कर लीजिए। आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार, फिर मैं इसको समझा देता हूँ। कि देखिए दिया हुआ है कि 20 ओम रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पे है, फिर 60 ओम रेजिस्टेंस 500 डिग्री सेल्सियस पे है। तो बताइए कि कौन सा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे इसका 25 ओम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें वो टी निकालना है जिस पे वो 25 ओम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। वो टेम्परेचर मुझे निकालना है। तो इसको करने के देखो दो तरीके हैं, ठीक है। तो एक है जो लंबा तरीका, वो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक बार मैं बोर्ड भरूँगा, फिर एक बार फिर मिटाऊंगा, फिर एक बार बोर्ड भरूंगा, तो 2 बार मुझे करना पड़ेगा एक्चुअल में। तो मुझे वो उससे बचने के लिए मैंने वो अभी आपको जो अभी बताया है, जो कॉन्सेप्ट बताया, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी जो है वो कांस्टेंट होगा, उसी पे ये होगा। तो वो तो पहले मैं बता देता हूँ कि आपको शांति के लिए कि आप इसी को क्यों फॉलो करेंगे। मैं अगर मिल गया इसका बुक की सलूशन, तो बुक्स में से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि देखो इतना बड़ा है, और इतना बड़ा अगर करने के लिए आप रेडी हो तो कर लेना, वरना ये तरीका है। एग्ज़ाम में कैसे हम उसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखो शॉर्टकट तरीका बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी और भी हो जाता है जब कोई लेंदी क्वेश्चन हो, ठीक है। लेंदी उसका मेथड एक हो, उसका शॉर्टकट तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखो आप कैसे करेंगे। तो देखो मैं कहता हूँ कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो बस इसी का यूज़ करके करेंगे। हम करते क्या है कि एक तरफ जो है पूरा कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं, और दूसरी तरफ जिसको लेकर के आना है वेरिएबल को रखेंगे, ठीक है। तो कैसे करने वाले हैं, तो तरीका देखना। देखिए इससे इसको घटाते हैं, ठीक है। पहले वाले को 60 माइनस 20 ओम, डेल्टा आर लिखा मैंने, 60 माइनस 20 किया, ठीक। तो जो जिससे घटाया है वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, यानी लिखेंगे, मैं ये करूँगा 500 माइनस 20, ठीक। अब क्या करने वाले, अननोन को फंसाना है मुझे इसको। तो बस अब क्या करना है, 25 माइनस, क्या करेंगे, 25 माइनस 20, 25 माइनस 20, फिर क्या करेंगे, जो अभी किया है वही t माइनस 20, ये किया। तो अब इसको जब घटाएंगे तो ये होगा 40, ये 480, फिर ये कितना होगा 5t माइनस 20, फिर इससे ये 1 बार, और ये कितना होगा 2, ठीक है। तो 12 आ गया, ठीक। यानी कि 1/12 t माइनस 20। देखो बहुत आसान तरीके से सॉल्व होने वाला है, और आप बुक वाला दिखाए होंगे तो आप देखो कितना मुश्किल है वो। t माइनस 20, इसको उधर और उसको उधर भेजते हैं, तो ये 12×60। अब क्या हो जाएगा, t इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो 60 प्लस 20। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व होता है, बिल्कुल इजी। और वैसे 2 ही लाइन में सॉल्व हो गया, वरना आप देख लो उसका सॉल्यूशन कितना मुश्किल है, ठीक है, कितना मुश्किल है, ठीक है। तो इसका आंसर t इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से नोट करिए, बस आपको कुछ नहीं करना, बस यही यूज़ किया है मैंने यार, बस यही, इसका tan थीटा बस यूज़ किया जो मैंने अभी आपको बताया था कि डेल्टा टी और डेल्टा आर डेल्टा टी का डिफरेंस बिल्कुल कांस्टेंट होगा, इसी का यूज़ करके अब बिल्कुल इसी का यूज़ कीजिएगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये तरीका तभी अप्लाई कर सकते हो जब रेजिस्टेंस 3 दिए हों, और एक और टेम्परेचर में 2 दिए हों, और एक क्या है, एक टेम्परेचर जो है पूछा गया हो। तो ऐसे मतलब
तब यूज होगा, ठीक है। और ऐसे ही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें अल्फा अल्फा निकालने के लिए पूछा नहीं है, वो तो टेम्परेचर निकालने के लिए, तभी इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करवाएंगे, ठीक है। अब नोट कर लीजिए। अब ये देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इसको समझा लेते हैं। पहले आप काम करोगे क्वेश्चन को ठीक तरीके से आप अपने मन से समझने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो एक बार ठीक से पढ़ लीजिए फिर समझिए, ठीक है। अपने क्वेश्चन जब अपने मन से पढ़ के आप समझते हो ना, तो मैं समझाऊंगा तो काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगा। और मेरे पे डिपेंड रहोगे कि नहीं मैं ही समझाऊँगा तो समझोगे, तो फिर मुश्किल होंगे, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ करके खुद से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन इसी वजह से देते हैं, वरना मैं सीधा सॉल्व भी कर देता यार, बता देता, ठीक है। कि आप पहले देख करके पढ़ो पहले ठीक से, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके पढ़ लिया होगा, तो मैं समझाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को ठीक तरीके से। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में कि दो अलग अलग जो दो डिफरेंट कंडक्टर्स है, दो डिफरेंट कंडक्टर्स है, तो यानी कि इसका एक का अल्फ़ा 1 है, एक का अल्फ़ा 2 है, ठीक। और फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जितना रजिस्टेंस है, मान लेते हैं वो R01 रजिस्टेंस है पहले वाले का, और 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो रजिस्टेंस है R02 है, ठीक है। तो इसका रजिस्टेंस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना इसका है उतना ही इसका भी है, दूसरे वाले कंडक्टर का। अल्फ़ा अलग अलग है, तो उनका दोनों का क्या है, सेम है, रजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे सेम है, ठीक है। दोनों का रजिस्टेंस सेम है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि फिर T1 डिग्री सेल्सियस पे इसका रजिस्टेंस R1 हो गया, तो और फिर क्या हुआ कि फिर किसी तरीके से T2 डिग्री सेल्सियस पे R2 रजिस्टेंस हो गया इसका। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन कुछ इस तरीके से टेम्परेचर को डिफरेंस किया गया है इसका कि इन दोनों का रजिस्टेंस यहाँ पर भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। मैं पहले आपको ठीक से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले इसका मान लेते हैं कि अगर कुछ 5 ओम है तो इसका भी 5 ओम है 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर अब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मान लेते हैं ये कुछ, मान लेते हैं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये 300 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पर जो इसका रजिस्टेंस आया मान लेते हैं 25 ओम आया इसका रजिस्टेंस, ठीक है, दूसरे पहले वाले कंडक्टर का। तो मैंने क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसका भी 25 आए, लेकिन वो 300 पर नहीं आएगा, वो तो क्योंकि सेम मटेरियल नहीं है ना भाई, अलग अलग है, उसका अल्फ़ा अलग है, इसका अल्फ़ा अलग है, तो कुछ और टेम्परेचर होगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि इसका 400 पे आता है और 400 पे इसका 25 आया, ठीक है, 25, इसका भी 25 है 400 पे। मैंने टेम्परेचर देखा कि किस टेम्परेचर पे इसका 25 ओम आया, ठीक है। तो 25 ओम इसका भी ला दिए किसी टेम्परेचर पे, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 का रेशियो क्या होगा। मैंने क्वेश्चन को समझाने में बिल्कुल बहुत कोशिश की है, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब मैंने समझा दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले देखो यार, क्वेश्चन तो तभी सॉल्व हो जाता है आधा जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हो। तो पहले क्वेश्चन को समझने के लिए हम पूरा एफर्ट डालते हैं। तो देखो अब इसका लिखेंगे हम, अब इस पर बिल्कुल ध्यान दिया। तो इसका हम लिखेंगे R1 रजिस्टेंस इनिशियल जो T0 पे है वो, फिर 1 प्लस अल्फ़ा 1 T1, ठीक है। T1 क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस 0 से T1 ये हो गया, ठीक है, इसके लिए। और फिर इसके लिए हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे इनिशियल जो है R02 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, डेल्टा 2 यानी कि 0 माइनस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ये भी है 0 माइनस T2, और ये R2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों का रेशियो लेते हैं। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो R1 बाई R2 R0 1 प्लस अल्फ़ा 1 T1, ये अल्फ़ा 2 है, 1 प्लस अल्फ़ा 2 T2, ये चीज़ है, ठीक है। अब सुनो, ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी इक्वल है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास जो हो गया 1 इक्वल टू 1 प्लस
अल्फ़ा 1 T1 1 प्लस अल्फ़ा 2 T2, ये हो गया। इसको अब इधर भेजते हैं तो 1 प्लस अल्फ़ा 2 T2 और उसको उधर ही है 1 प्लस अल्फ़ा 1 T2 तो T1, 1 से 1 कैंसिल आउट। तो अब हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 T1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 T2। फिर इसको इधर सॉल्व करके रखेंगे तो अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा 2, इसको नीचे लाएंगे, फिर ये हो जाएगा T2 बाई T1। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आप मैच कर लेना यार कौन सा है। डी पार्ट आंसर होगा वैसे इसका। ठीक है, वैसे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं तो डी पार्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, डी पार्ट आंसर होगा। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसको नोट करिए अच्छे से, मैंने बिल्कुल, अब देखो आसान ही है, ऐसे क्वेश्चन आने लायक हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक और आया हुआ ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ही आने चाहिए जो आते हैं जो बिल्कुल सॉल्व हो जाए आपके हाथ से। ठीक है, उसमें कोई बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जा रहा है ऐसे क्वेश्चन ही। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, इससे जो भी किया है पिछला वाला, उसी के जैसा बिल्कुल ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको इस वजह से लिए कि आपको इसको प्रैक्टिस हो जाए कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, बस समझो कि बस प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 उसका रजिस्टेंस है, तो वो R0 पूछा हुआ है एक्चुअल में। और फिर 50 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है कि 5 ओम रजिस्टेंस है, 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है कि 6 ओम रजिस्टेंस। तो बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बिल्कुल वही होगा, डेल्टा R बाई डेल्टा T का रेशियो हम बिल्कुल कांस्टेंट रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलो करते हैं, इससे इसको घटाते हैं, किसको घटाते हैं, चलो इससे इसको घटाते हैं 6 माइनस 5। ठीक है, आप किसी से भी किसी को कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें कि एक तरफ पूरा एक वैल्यू होनी चाहिए, दूसरी तरफ अननोन है। ठीक है, एक दूसरी तरफ अननोन है, एक नहीं कि इसी से फिर एक बार घटाया तो फिर इसी से इसी को घटा दिया तो 2 बार R0 आएगा तो सॉल्व मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा वो भी सॉल्व, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 6 माइनस 5, फिर क्या किया 100 माइनस 50। ठीक है, मैंने 6 में से 5 घटाया तो वही उस जिसका रेजिस्टेंस लिया उसी का टेम्परेचर लेंगे, तो टेम्परेचर 100 माइनस 50। ठीक है, आप मेरे एरो को भी देखा करो, ये मतलब फालतू का नहीं लगा रहे हैं ये। ठीक है, वो उसका मतलब है। अब आते हैं इस पे, फिर यहाँ का क्या करते हैं 5 माइनस R0, फिर ये क्या होगा 50 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई ये होगा 50, ये 5 बाई 5 माइनस R0 ये 50। ठीक है, तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है यार, मतलब इतना आसान तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये होगा तो इसको R0 को इधर लाएंगे, R0 फिर क्या होगा 5 माइनस 1 को उधर ले गए, R0 इक्वल टू 4 ओम्स। बिल्कुल सट से सॉल्व हो गया, मतलब देखो कितना आसान है ये, वरना उससे अगर सॉल्व करने बैठोगे ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आंसर डी पार्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर डी पार्ट होगा। बिल्कुल ये तरीका बहुत एकदम सटीक है, फेल ही नहीं हो सकता। और ट्रिक ऐसी है कि हर जगह सॉल्व करने की मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सॉल्व, बस 2 ही बार सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस कंप्लीट है अब ये पूरा सेक्शन। अब इसके बाद सर्किट एनालिसिस यूज़ होगा। सर्किट एनालिसिस के जितने अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम करंट निकाल सकते हैं वो सारे तरीके हम यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जो ये पूरा एक फेज़ अलग तरीके से रख लो। अब जो है जो अलग चैप्टर के तरीके से यूज करेंगे हम लोग, उसको कहेंगे, नाम देते हैं सर्किट एनालिसिस। ठीक है, तो सर्किट एनालिसिस अब नए एक तरीके से शुरू होगा और यहाँ से चीज़ें बिल्कुल आसान होने वाली है। मतलब अब जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो हम सारी चीज़ें बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब ये इससे अच्छा जितना हमने किया 1 से लेकर के 12 लेक्चर तक,
ठीक है। तो इसको हम एक प्लेलिस्ट में रखेंगे, मतलब अलग प्लेलिस्ट में। और है करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक भी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हीटिंग इफेक्ट को एक अलग प्लेलिस्ट में रखेंगे, और जो पोटेंशियोमीटर है उसको अलग, उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऐसे कुछ अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है, उसमें रखेंगे। तो एक्चुअल में अब ये वाला जो 1 से 12 लेक्चर है, अब इसको अच्छे से बिल्कुल रिवाइज करिएगा, बिल्कुल इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा पूरा उसे। अब जितने क्वेश्चन उससे हैं बुक्स से देख करके सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के जितने सॉल्व, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हुए, जितने आए हुए हैं सब मैंने आपको सॉल्व करा चुका है, ठीक है, सब कुछ सॉल्व करा चुका है। आप देखोगे तो बस आपको लगेगा कि हाँ ये तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है लेक्चर के दौरान। अब इसके बाद है सर्किट वाला, बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल भी ईजी है। यहाँ तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था यार, मतलब मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो अब बिल्कुल लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और 1 से लेकर के 12 तक का लेक्चर को पूरा जितना आपने नोट किया होगा ना उसको 5 टाइम्स बिल्कुल रिवाइज कर लीजिएगा। फिर उसको आप ये ऐसा करना कि दोबारा देखना ना पड़े। आप ये सोचो कि फिर बाद में मैं रिवाइज कर लूँगा, नहीं हो पाएगा, एक्चुअल में आप भूल जाओगे। फिर जितना आपने पढ़ा है ना 1 से 12 लेक्चर तक, आपको लगेगा कि यार फिर से मुझे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा फेलियर का यही कारण है कि आप जो चैप्टर पढ़ लिया उसको रिवाइज नहीं किए हो। अगर रिवाइज नहीं किए हो ना तो एक्चुअल में जानो कि उतना ही पीछे महीने जाने वाले जितना आपने ये अपना टाइम दिया है। तो अब बस आपको क्या करना है कि कुछ ही 1 से 2 से 3-4 दिन लगेंगे इसको रिवाइज करने में, पूरा बढ़िया से पूरा क्वेश्चन करके पूरा आपको वो चैप्टर पूरा 1 से 12 तक का लेक्चर पूरा आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलती मत करिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। 1 से 5 टाइम्स तक उसको एकदम बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए। फिर उसको कल पे टालोगे आप, फिर से 1 महीने से 2 महीने पीछे चले जाओगे, और ये 1 से 2 महीने पीछे जाना ना मतलब समझ जाओ कि बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब पूरा 1 से 12 तक का लेक्चर पूरा रिवाइज कर लीजिए, आप तभी जीत पाओगे। ये जंग ही है एक तरीके से, तभी जीत पाओगे। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, एक्चुअल में ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। आप इसको छोटी चीज़ बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल रिवाइज करके इसको पूरा ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। तब आपको सर्किट एनालिसिस अच्छे से समझ आएगी। समझ में तो बिल्कुल आएगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग एकदम शॉर्टकट तरीके से उसको भी बड़े बड़े सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। तो अब इसको नोट करिए और लेक्चर को ख़त्म करते हैं। फिलहाल रिवाइज में बोल रहा हूँ बार 5 टाइम्स बिल्कुल रिवाइज करके ख़त्म करना है 1 से 12 देखते, दोबारा देखना ना पड़े, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है।